पर्यावरण और धारणीय विकास। पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है। पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई है। इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण में, जिसका संकल्प उच्च आर्थिक समृद्धि है, प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमें पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पर्यावरण के कार्यों व भूमिका से संबंधित है। दूसरे भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की गई है। तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों और युक्तियों पर विचार किया गया है। पर्यावरण परिभाषा और कार्य। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं, जबकि हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व हैं। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण 4 आवश्यक कार्य करता है। यह संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियाँ हैं। दूसरी ओर गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जो कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, यह अवशेष को समाहित कर लेता है। यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। यह सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य। पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तब भी कर सकता है जब तक कि ये कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में है। इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। जब ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले 2 कार्यों पर भारी दबाव डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के
अवशोषी क्षमता के बाहर हैं। अवशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदियाँ और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और सूख गए हैं। इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए हैं और हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत, जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट। भारत में 70% जल प्रदूषित हैं से सांस और जल संक्रामक रोगों की घटनाएं बढ़ी हैं। परिणामस्वरूप वह भी बढ़ता जा रहा है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा। अतः ये स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या पर्यावरण समस्याएं इस शताब्दी के लिए नई हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने की आवश्यकता है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू ही हुई थी या जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगिकीकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से भी बहुत कम थी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सृजन की दर से कम थी। इसलिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई थीं। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। परिणाम स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों की पुनः सृजन की दर से बहुत अधिक हो गई। पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दबाव पूरी तरह से बढ़ गया। ये प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए हैं। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग हैं। इसलिए अवशिष्ट सर्जन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए हैं। भारत की पर्यावरण स्थिति भारत की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियों व उप नदियाँ, हरे भरे भवन, भूमि के सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वर क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे उसकी अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लौह अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 8% उपलब्ध है।
हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा, कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी मिलते हैं। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफ खतरा है। एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है। इनमें से प्रमुख हैं भूमि अपक्षय, जैव विविधता की हानि, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुप्रयुक्त प्रबंधन कार्यप्रणाली का परिणाम है। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं। वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, खेती बाड़ी, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और अत्यधिक चराई, भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाया जाना, अनुचित फसल चक्र, कृषि रसायन का अनुचित उपयोग जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन, भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण, संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता और कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता। भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 70% और विश्व पशुधन के 20% को विश्व कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.5% क्षेत्र में आश्रय देता है। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी, कृषि, चराई, मानव बस्तियां और उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भू संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणामस्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। मृदा क्षरण के अनुमान ये दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है और इससे देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन फास्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2016 में 23 करोड़ हो गई। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन, केवल 2 पहिए वाहन और कार संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 85% थी। इस तरह ये कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, लेकिन इसके कारण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़े हुए हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है। उपर्युक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनते। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए क्या किया गया विकास ही चिरस्थायी होगा। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए अपने वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किए विकास कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपक्षय इस गति से करेंगे जिससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट दोनों पैदा हो सकते हैं। धारणीय विकास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन को धारण करता है। अतः आवश्यकता है ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED ने बल दिया, जिसने इसे इस प्रकार परिभाषित किया: ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। इस परिभाषा को दोबारा पढ़ें, आप देखेंगे कि आवश्यकता और भावी पीढ़ियाँ ये दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। सम्मेलन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसने उपयुक्त परिभाषा दी है। धारणीय विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी और आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे दिन जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की है। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, इसलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। एडवर्ड बार्बियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। ब्रुटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ियों को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में, वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी का एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडारण छोड़ना चाहिए, जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्धन कर प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य स्थापित करें, जो प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था की पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा और
भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊपर अतिरिक्त खर्चे का या जोखिम को हटाने के अनुकूल हो। हरमन डेली एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाते हैं। प्रौद्योगिक प्रगति आगत निपुण हो, न कि आगत उपभोगी। नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो, ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो। गैर नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापों से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। धारणीय विकास की रणनीतियाँ। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल हाइड्रो पावर संयंत्रों पर बहुत निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख भी निकलती है, जिसका उचित उपयोग न हो तो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संगठनों के प्रदूषण का कारण हो सकता है। जल विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं और नदी प्रवाह क्षेत्रों तथा नदी की घाटियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। तकनीकी ज्ञान के अभाव में इसका विस्तृत रूप में अभी तक विकास नहीं हो पाया है। फिर क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार प्रायः लकड़ी, उपले और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अपव्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सहायकी देकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, यह एक स्वच्छ ईंधन है जो कि परिवारों में प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करता है। इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है और उससे गैस का उत्पादन होता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बच जाता है वह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूलक है। शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च प्राकृतिक गैस सीएनजी के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है और पिछले कुछ वर्षों से हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वायु शक्ति। जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है, वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं डालता। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। इसमें शक नहीं है कि इसमें प्रारंभिक व्यय बहुत है, लेकिन इसके लाभ ऐसे हैं जो इसकी अधिक लागत को आत्मसात कर लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति। प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। हम इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पाद और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को
विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी है जहां ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति या तो संभव नहीं है अथवा खर्चीली है। यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतः मुक्त है। हाल के वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का भी नेतृत्व कर रहा है। लघु जलीय प्लांट पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों में झरने मिलते हैं। इन झरनों में से अधिकांश स्थायी होते हैं। मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं क्योंकि जहां वे लगाए जाते हैं वहां भू उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका यह भी अर्थ है कि ऐसे प्लांटों के उपयोग से बड़े बड़े संचरण टावर, ट्रांसमिशन टावर्स और तारों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है और संचरण की हानि को रोका जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं। वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे हैं, न कि उसके नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा कि हमारे सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हितकर रहे हैं। लेकिन आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए हैं जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंची है। अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य की देखभाल है। भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है। यहाँ औषधि युग से युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ हैं। इनमें से लगभग 8,000 जड़ी बूटियों का उपयोग उपचार की विभिन्न प्रणालियों में लोक परंपरा सहित नियमित रूप से होता है। उपचार की पश्चिमी पद्धति के अचानक आ जाने से हमने पारंपरिक प्रणालियों जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती व लोक प्रणालियों की अवहेलना शुरू की। अब इन स्वास्थ्य प्रणालियों की मांग पुराने रोगों के उपचार के लिए फिर से हो रही है। आजकल सभी सौंदर्य उत्पाद जैसे बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट, शरीर के लिए लोशन, चेहरे की क्रीम इत्यादि हर्बल है। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि उनसे कोई हानि नहीं होती और उनके लिए बड़ी मात्रा में किसी औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रिया का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। जैविक कंपोस्ट खाद पिछले 5 दशकों में कृषि उत्पादन में बढ़ाने की कोशिश में हमने जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरीके से रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे। इससे मात्रा में उर्वर भूमि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था विशेषकर भूतल जल प्रणाली दूषित हुई। यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष सिंचाई की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में अब भारी जनसंख्या में किसान विभिन्न जैविक अवशिष्टों जैसे करकट से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं जिससे वे गोबर दे सकें, जो महत्वपूर्ण खाद है और मिट्टी को उर्वर बनाता है। केंचुए सामान्यतः कंपोस्ट खाद प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता से जैविक वस्तुओं का कंपोस्ट में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को अब व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है। इससे नागरिक प्रशासन अधिकारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है क्योंकि उन्हें कम कूड़ा हटाना पड़ता है। जैविक कीट नियंत्रण हरित क्रांति के आगमन के बाद अधिक उत्पाद के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। इससे बहुत जल्दी प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगा। भोज्य पदार्थ दूषित हो गए। मृदा जलाशय यहाँ तक कि भूतल जल भी कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गए। दूध, मांस और मछलियाँ भी दूषित पाई गईं। इस चुनौती का सामना करने के लिए अब बेहतर कीट नियंत्रण तरीकों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इनमें से एक उपाय पौधों के उत्पाद पर
आधारित कीटनाशकों का उपयोग है। नीम के पेड़ इसमें काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। नीम से अनेक प्रकार के कीट नियंत्रण रसायन बनाए गए हैं और उनका उपयोग रहा है। मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जानवर, पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है जो कीट नियंत्रण में सहायक हैं। उदाहरण के लिए सांप, चूहों और अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाता है। इसी प्रकार उल्लू, मोर जैसे पक्षी अनेक हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। यदि हम इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने दें तो वे काफ़ी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे। इस संबंध में छिपकली भी उपयोगी है। हमें उनकी कीमत समझनी चाहिए और उनका संरक्षण होना चाहिए। आजकल धारणीय विकास शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया है। विकास की विचारधारा में निश्चय ही ये एक दृष्टांत परिवर्तन है। कई प्रकार से इसकी व्याख्या भी की गई है, लेकिन इस मार्ग को अपनाने से चिरस्थायी विकास और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित होगा। निष्कर्ष, आर्थिक विकास से जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है, पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ता है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग पूर्ति से कम थी। अब विश्व के समक्ष पर्यावरण संसाधनों की बढ़ती मांग है, लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपयोग व दुरुपयोग की वजह से सीमित है। धारणीय विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास का संवर्धन है जो कि पर्यावरण समस्याओं को कम कर सके, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करे। पुनरावर्तन पर्यावरण के 4 कार्य हैं: संसाधन पूर्ति, अपशिष्ट विसर्जन, जननिक और जैविक विविधता प्रदान करते हुए जीवन का पोषण तथा सौंदर्य सेवाएं प्रदान करना। जनसंख्या विस्फोट, प्रचुर मात्रा में उपभोग और उत्पादन ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। भारत में विकास कार्यों ने प्राकृतिक संसाधनों की निश्चित परिभाषा पर दबाव डाला है। इससे मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत के पर्यावरण पर 2 प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। पहला संकट तो निर्धनता जनित पर्यावरण का क्षय है और दूसरा संकट संपन्नता तथा तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र से हो रहे प्रदूषण का है। यद्यपि सरकार अनेक प्रकार के प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करने का यत्न कर रही है, फिर भी धारणीय विकास का मार्ग अपनाना आवश्यक है। धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े। प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और प्राकृतिक पुनर्जनन क्षमता को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संकटों के निवारण से ही धारणीय विकास संभव हो पाएगा।